नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये जिला देखेंगे। ऊपर सबसे ऊपर सरगुजा संभाग में 6 जिला एमसीबी कोरिया, पहले कोरिया था, कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, तो कोरिया एमसीबी में भी बढ़ गया और सरगुजा और जशपुर। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। टोटल छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल हाईवे हमको पढ़ने हैं और पढ़ने चाहिए भी नहीं, कभी उसको पढ़ाया नहीं। इसलिए नहीं पढ़ाया कि कई चीज़ एग्जाम में नहीं पूछे जाते ना के बराबर, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट डालने से कोई मतलब नहीं होता। सड़क परिवहन याद कर रहे हैं, जल परिवहन, वायु, हवा, सब याद कर ले रहे हैं और वो आता नहीं है। लेकिन ठीक, जिला परिदर्शन पढ़ा रहा हूँ तो रोड मैप समझना जरूरी हो जाता है, इसलिए अभी बता रहा हूँ। देखिए, इसको एकदम रटना नहीं है, ठीक है, बस समझ लेना और अच्छा लगेगा। कभी उधर रोड से जाओगे तो हाँ ये मालूम है, ये 53 जा रहा है, ये 353 जा रहा है, बस इतना ही काम है। ठीक, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस संभाग को पढ़ाने से पहले इधर जो नेशनल हाईवे है, आज नया नेशनल हाईवे बता देता हूँ मैं, जो काम का चीज़ है। तो NH43 इधर से जाएगा, वो आपको समझ आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ अपडेटेड मैप मिले। ठीक, चलिए इसी में ही बना देते हैं। ये ब्लैंक मैप है, इस पे बनाना ज़्यादा आसान होता, ये नीचे जाएगा। ठीक, चलो उतना नीचे ऊपर भी फिलहाल ध्यान नहीं देना आपने, हमको पढ़ना है नेशनल हाईवे। ये थोड़ा सा भले ब्लर दिखेगा स्क्रीन में, लेकिन उससे लेना देना नहीं। मैं आपको 3 नेशनल हाईवे, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे पहले बताता हूँ। ये आपका छत्तीसगढ़, मैं मैप बनाता तो खसमाड़ू वाला मैप बनता, इससे अच्छा है इधर मैप इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, 3 मेजर नेशनल हाईवे 43, 53 और 63। 43, 53, 63, 43, 53, 63। 43 वाला जाता है, ये नीला कलर का दिख रहा है, ये आपका कौन सा डिवीजन हो गया? सरगुजा डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सरगुजा डिवीजन। तो ये आता है ऐसे, ठीक है। अब ये जो NH43 है, NH43, ये बलरामपुर को टच नहीं करता, बस समझना, बस रटना नहीं इसको, है ना, याद हो जाए तो अच्छी बात है पढ़ते पढ़ते। ये बलरामपुर को टच नहीं करता, उसको छोड़ के सरगुजा संभाग के सभी जिलों को टच करता है। तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर किया, ठीक है, करवा दिया। अब इधर जाता है NH53, ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद। ये कौन सा हो गया? NH53। तो 43, 53 और 63 बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। जैसे इंद्रावती नदी तीनों जिलों काटते हुए आती है ना, वैसे ही बताया था नेशनल हाईवे 63 भी ऐसी जाता है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 63। तो 43, 53, 63, 3 ठोक याद हो गए, है ना। इसको बनाते चलो जी, देख रहे हो। जो ड्रॉ करने वाला चीज़ रहता है उसको बना के देखा करो तो याद हो जाएगा। लिखा हुआ तो नोट्स में अवेलेबल है, ये नहीं है तो इसको बना लेना। 43, 53, 63। आप ऐसे रफ मैप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये बनाते हैं, बाद में मैप वैप चिपका के अच्छा वाला बना लेना। 43, 53, 63, बस इतना ही कर लेना। क्लियर? आप ऐसे बना लो 43, 53, 63। अब सबसे ऊपर देखो, ये जो NH43 है, इससे जशपुर वाले मार्ग से, जशपुर में ये झारखंड होते जाती है, ये वाला झारखंड एरिया है ना, यहाँ से उड़ीसा चालू हो रहा है। तो NH43 में एक रास्ता कटा हुआ है झारखंड जाने के लिए, उसका नाम है NH143B, 143B, 143B। ठीक है, कौन सा? 143B।
अब नाम याद रखना आसान इसलिए हो जाता है कि जैसे 43 की कोई शाखा है तो 143, 243, 353 ऐसे चले जाते हैं नाम, ठीक है। तो 143 और 143 में भी बी है, तो जशपुर से झारखंड। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हों तो NH 143B ये कहाँ जाता है पूछने से, गोविंदपुर, जशपुर का गोविंदपुर, जशपुर जिले में गोविंदपुर से लेकर झारखंड में डुमरी, क्या डुमरी, डुमरी रह डुमरी झारखंड, ये मार्ग है गोविंदपुर डुमरी मार्ग बोलते हैं इसको, ठीक है क्या, गोविंद डुमरीपुर मार्ग। तो गोविंदपुर जो जशपुर है वहां से किधर जाता है, डुमरी झारखंड में, कौन सा, NH 143B। अब ये जो सरगुजा दिख रहा है यहाँ पे पड़ता है अंबिकापुर, क्या अंबिकापुर। ये सरगुजा अंबिकापुर से बलरामपुर जब आपको जाना होता है ना, जैसे आप इधर से निकले ऊपर जाते गए NH 30 में थोड़ा ऊपर गए फिर और इधर इधर इधर, अब आपको बलरामपुर जाना है, इसी रास्ते से जाओगे आप अंबिकापुर मैनपाट होते हुए, है ना। तो वो जो रास्ता जाता है वो जाता है 343, 343 NH 343, कौन सा 343, तो 43 का शाखा 343, तो NH 343 जो है ये कहाँ से जाता है, इसको बोलते हैं अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग, क्या अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग, अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग। तो आपको बलरामपुर जाना है तो आओ, काहे डर रहे हो, अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग, कौन सा NH 343, क्लियर। तो 3 ठोक ये देख लिए, इसमें भी 3 ठोक देख लेंगे और इसमें भी 3, 9 देख लेंगे, 20 में 9 याद कर लेंगे। और हमको कहा NH 43 से, लेकिन अब कोरिया का टॉपिक MCB का टॉपिक छोटा सा है 10 मिनट, तो और 10 मिनट और खींचने के लिए इसको बता रहा हूँ, इससे याद भी हो जाएगा। तो हमको काम NH 43 से था, लेकिन उसके साथ साथ ये 53 भी बता दिए। अब NH 53 वाला जब मैं महासमुंद जिला पढ़ा रहा था तब बता चुका हूँ, फिर हो जाएगा रिपीट। ये रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, ये जो रोड गया मेन रोड, फिर से बता रहा हूँ ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 53 जो राजनांदगांव से आता है, ये आपका दुर्ग जिले पड़ रहा है। इसे में जाओगे टाटीबन चौक पड़ेगा, वहां से रायपुर चालू जाता है, ये दुर्ग और रायपुर के बीच ये टाटीबन, फिर यही NH 53 आगे जाएगा रिंग रोड वाला, ठीक। तो मेन रायपुर, फिर आपका लाभांडी, चंदखुरी, आरंग, यहाँ पे पड़ता है आरंग, और फिर ये ब्रिज पड़ेगा और उसके बाद आपका क्या चालू हो गया, महासमुंद, ठीक है। तो महासमुंद वाले रोड में सीधे जाओगे, ये जस्ट पॉइंट जो पड़ रहा है ये है घोड़ारी, क्या घोड़ारी, यहाँ पे महासमुंद में क्या पड़ता है ये घोड़ारी। तो घोड़ारी से बाग बहरा जब आपको जाना है, मतलब महासमुंद जिले में एक्चुअल में महासमुंद आपको जाना है तो 353 पकड़ना पड़ेगा। उस दिन बताया था कौन से रास्ते में पड़ता है महासमुंद, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 353 NH 53 में नहीं, NH 53 महासमुंद जिले से होकर गुजरता है लेकिन महासमुंद से नहीं गुजरता, क्या बोले समझ रहे हो, ठीक है। तो ये घोड़ारी से उड़ीसा ये जाता है, इस रोड को बोलते हैं NH 353, क्या NH 353। और ये जो मार्ग है रोड है उसका नाम NH 353 है ही, इसको बोलते हैं घोड़ारी। जो महासमुंद है जस्ट क्रॉस करोगे, बताया था कौन सा एग्रो सेंटर था, ऋतिक एग्रो सेंटर, लेकिन उसको याद नहीं रखना आपको, ठीक है, उसी की याद रखियो। तो घोड़ारी से बाग बहरा मार्ग, घोड़ारी बाग बहरा मार्ग बोलते हैं, बाग बहरा, घोड़ारी बाग बहरा मार्ग, वो फिर उड़ीसा निकल जाएगा। तो ये कौन सा है, NH 353। फिर घोड़ारी और आगे चलते चलते आपको क्या मिलता, सरायपाली, ये क्या मिलेगा, सरायपाली, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है सरायपाली, ये वाला घोड़ारी और ये सरायपाली। तो सरायपाली से रास्ता जाता है ये महासमुंद होते होते इधर, और ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़ होते होते किधर पहुंचता है, रायगढ़, एक कोने काने से जाता है, ठीक है, कोंटे कंटे जा रहा है महासमुंद, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़। ये वाला नेशनल हाईवे है आपका NH 153। सर ये वाला कौन सा है, इधर 143 है, 43 का शाखा 143, 143B, और ये आपका 153 है। तो ये जो NH 153 उसका नाम क्या है पूछने से, NH 350 देख रही है, घोड़ारी बाग बहरा मार्ग, घोड़ारी बाग बहरा मार्ग, घोड़ारी बाग बहरा रूट, ठीक है। और आपका नेशनल हाईवे 153, ये 153 कहाँ से जाएगा पूछने से, सरायपाली, सरायपाली
पाली रायगढ़ मार्ग, सरायपाली रायगढ़ रूट, रायगढ़ मार्ग। ठीक, इतना क्लियर। सरायपाली रायगढ़ मार्ग, NH-153। तो ये सब तो पढ़ चुके। अभी हमको MCB कोरिया पढ़ना है, इस कारण NH-43 के बारे में पहली बार देख रहे हैं। ये तो देखा हुआ है, महासमुंद में पढ़ा हुआ है। कल परसों जब बीजापुर पढ़ा रहा था और दंतेवाड़ा भी पढ़ाया, तो NH-163 और NH-163 एक कवर हो चुका है। ये कौन सा है? NH-63 है ना, NH-63। तो NH-63 में ये आपका सबसे पहला वाला पड़ता है यहाँ पे भोपालपट्टनम। क्या पड़ता है? भोपालपट्टनम। ये बीजापुर जिला है, यहाँ पे ना बना के अपन इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये भोपालपट्टनम है, ठीक है। क्या? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम से भद्रकाली, भोपालपट्टनम से भद्रकाली ये जाता है NH-163। क्या? 163। और दंतेवाड़ा में पड़ता है कौन सा ये एरिया? गीदम। कौन सा? गीदम। गीदम से दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर मात्र। एक और रूट पड़ता है जिसका नाम है NH-163A। ठीक, तो दो रूट इधर और एक्स्ट्रा हम देख लिए NH-63 में। तो NH-163 ये क्या बोला यहाँ पे? ये जो NH-63 जा रहा है यहाँ पे पड़ता है भोपालपट्टनम। ठीक, क्या पड़ता है? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम से भद्रकाली, भद्रकाली मार्ग, भोपालपट्टनम भद्रकाली, भद्रकाली ये क्या जाता है? NH-163। और NH-163A ये जाता है आपका गीदम से दंतेवाड़ा। क्या? गीदम, गीदम दंतेवाड़ा मार्ग, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा मार्ग, गीदम दंतेवाड़ा रूट, गीदम दंतेवाड़ा रूट 163A। ठीक है, इतना लिखे। ये नॉन नेशनल हाईवे हो गया। हमारा काम ऊपर का था बट ठीक, उधर को ओवरव्यू ले लिए। 163A के बारे में क्या खास बात? ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसकी लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से आप नेहरू नगर तक पहुँच सकते हो, इतने में ये नेशनल हाईवे खत्म हो गया। गीदम से दंतेवाड़ा मात्र 12 किलोमीटर, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे। क्लियर? और बाकी जब जरूरत पड़ेगा ना तब देखेंगे, जैसे बिलासपुर संभाग देखेंगे तो NH-30 पढ़ लेंगे, तो उस समय बाकी नेशनल हाईवे, बाकी 11 नेशनल हाईवे को देख लेंगे। फिलहाल NH-43 याद रखना, 343, 143 नाम याद रखना कठिन नहीं है। 43 3 और 1 वाला मिला हुआ है, 343, 143। इसमें 143 भी हो गया, हालांकि ये भी 3 और 1 में बटा हुआ है। 353, 153 ये 1 है। 163, 163A। क्लियर? इतना बन गया। चलिए, अब आते MCB जिला। तो छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला पार्ट पहले सिर्फ कोरिया था, कोरिया को काट दिए और क्या बना दिए? MCB। तो MCB से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है कौन सा? MCB। तो हम इसको ऐसी वर्गाकार आकृति में पढ़ते हैं। ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, बस समझने के लिए। ये कौन सा हो गया? MCB जिला आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये कौन सा रोड गया बताओ? कौन सा नेशनल हाईवे गया बीचों बीच से? NH-43। क्लियर? कौन सा? NH-43। अब इस रूट पे क्या क्या मिलेगा आपको, इसको पढ़ते चलना, देखते चलना, लेकिन एकदम क्रमानुसार याद करने की जरूरत नहीं, पहले बताया है, वो आपके समझने के लिए है ना। तो ये NH-43 में आप जाओगे, एंट्री मारोगे, यहाँ पे पड़ेगा मनेन्द्रगढ़। क्या पड़ेगा? मनेन्द्रगढ़। इसी रोड में आपका थोड़ा सा आगे जाओगे, क्या पड़ेगा? चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। और ये ऊपर में, उस रोड में नहीं है, थोड़ा ऊपर में है, पड़ेगा भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। अब भरतपुर से जनकपुर भी याद रख लेना। तो भरतपुर के बाजू में क्या है? जनकपुर। क्या? जनकपुर। कौन सा पुर? जनकपुर। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिस जिले के नाम पढ़ रहे हैं उस जगह का देख लिए। MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। भरतपुर के बाजू में जनकपुर। इतना क्लियर? ठीक। इधर एक और जगह मिलेगा खड़गवां। क्या? खड़गवां, खड़गवां नहीं, खड़गवां। ठीक, खड़गवां।
यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगा, माउंटेन सीरीज, उसका नाम है कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर माउंटेन रेंज या कैमूर माउंटेन सीरीज, कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक, कौन सा? कैमूर पर्वत श्रृंखला। इसका खास बात क्या है, बस समझना जानना। जैसे इससे पहले जितने पहाड़ी देखे, मैकल वगैरह देखे और छोटी मोटी और कुछ पहाड़ियाँ, तो वो किसका पार्ट है बोलने से? सतपुड़ा, सतपुड़ा का पढ़े। अभी सर सतपुड़ा कहाँ से आ गया? फिर मैप बनाऊंगा भारत का, मैं समझाने के लिए, आप मत बनाना। तो ये जाता है विंध्याचल श्रेणी, और विंध्याचल श्रेणी एकदम ऐसा लगातार कोई पहाड़ी सीरीज आपको नहीं मिलेगा, बीच बीच में कटा छटा है ऐसा 3 पार्ट में। तो बड़े बड़े पार्ट का नाम रखिए, विंध्य, भांडेर, कैमूर, याद आ रहा है? विंध्य, भांडेर, कैमूर। ठीक है, नीचे सतपुड़ा वाला आपको देखने को मिलता है, तो सतपुड़ा में राजपीपला, महादेव और मैकल, मैकल वाला रेंज पढ़ लिए। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र पहाड़ी जो विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है, वो कौन सा? कैमूर पर्वत। तो ये किसका पार्ट है पूछने से? विंध्य, विंध्याचल श्रेणी का है ना, विंध्य पार्ट, विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है। कौन सा? कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्लियर? चलिए, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर भारत का हिस्सा है, उसका ढाल उत्तर की ओर है। मतलब जैसे अगर ये ढाल ऐसे यहाँ से पानी बहाऊंगा तो पानी इधर जाएगा, है ना? तो वैसे ये भी उत्तर की ओर है। तो यहाँ से कुछ नदियाँ जो निकलती हैं वो उत्तर चले जाती है। इसलिए जब नदी वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो सोनगंगा पथ ज्यादातर इधर ही नदियाँ मिली थी। चरोदा जी के बिन वाला याद आ रहा है ना? तो चरोदा जी के बिन में BGN ये वाला एरिया, ये नदी इधर इधर ही बहता है। बी से बनास नदी, जी से गोपद, एन से नेउर, बनास, गोपद और नेउर, बनास, गोपद और नेउर, ये तीनों नदियां ऊपर जाती है सोन नदी के पार में। सोन नदी ऐसे बहता है, तो इसमें जाके मिल जाती है BGN। ठीक है, तो चरोदा जी के बिन में BGN, बनास, गोपद और नेउर। और बाकी रिहंद कन्हार उधर बलरामपुर वाले एरिया में बहता है। और ये जो बनास, गोपद और नेउर, बनास, गोपद और नेउर, बनास, गोपद और नेउर। कुछ लोकेशन ऐसे जरूरी नहीं कि यहीं से गुजरा तो कैमूर पर्वत से गुजर रहा है, ये आप समझ के लिए एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, गूगल मैप वाला। ठीक है, अब इधर ये पड़ गया क्या? कैमूर पर्वत। इधर आपका पड़ता है देवगढ़ की पहाड़ी। क्या? देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी में देवगढ़ का जो चोटी है कितना मीटर है? 1033 मीटर, सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक 1033 मीटर देवगढ़ की पहाड़ी। इधर ही से निकलता है कौन सी नदी? हसदेव। कौन सी नदी? हसदेव। ठीक है, कौन सी नदी? हसदेव नदी। ये वाला नदी कौन सा निकल गया? हसदेव नदी। यहाँ पे आपका एक बहुत फेमस 28 करोड़ साल पुराना, या 2800 करोड़ है, 28 करोड़ होगा, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। मरीन मतलब समुद्री, तो समुद्री गोंडवाना नाम क्या है यहाँ पे? गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। समुद्री, क्या बोलेंगे उसको, फॉसिल को? हाँ, समुद्री जीवाश्म। ठीक है, तो गोंडवाना समुद्री जीवाश्म ये पार्क किधर है? MCB में, मनेन्द्रगढ़ वाले एरिया में। तो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। क्लियर? क्या खास बात है मरीन फॉसिल? फॉसिल क्या? जैसे कोई जीव जंतु हैं पुराने, मर गए तो उनका जो ऊपर का ढांचा है, खोल है, वो किसी दो पत्थर के बीच में चिपक गया, रह गया, सालों साल में, बहुत हजारों करोड़ों लाखों साल बाद देखे तो उसका छाप बन जा रहता है। ठीक है, तो वैसे ये समुद्री वाले हैं, मतलब समुद्री जीव जंतु। तो जैसे मछली हो गया, तो मछली का छाप, मगरमच्छ का छाप, ऐसे टाइप का होगा। तो मैं दिखाता हूँ मैप पे, समझ आ जाएगा। मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। गोंडवाना
ये मिला है, इस चीज को देखने के लिए जाते उधर। ये कोई मछली उछली का तो चट्टान 1-2 साल का नहीं है, ये कई हजारों लाखों साल का। तो पानी रहता है, धीरे धीरे पानी सूख जाता है, उड़ जाता है, ये रह जाता है, ठीक है, बच जाता है। तो ये फॉसिल, क्लियर है, देख लिए। ये लिखा हुआ है, यहाँ मौजूद है 19 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म, 19 ने 28, ठीक है। ये देखो गुणवाना नदी, गुणवाना मरीन फॉसिल पार्क के बोर्ड लगा हुआ है, हसदेव नदी तट, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, सरगुजा, वो सब वन परिक्षेत्र है। तो ये जो मैप में बताया आपको, ये हसदेव नदी, और ये हसदेव नदी के तट पे कौन सा, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। इतना क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। ये बनास, गोपद, नेऊर नदी आप देख लिए। जैसे बनास, जब नदी वाला पढ़ा रहा था तो इसको याद कराया था बने से मांझ करके, तो मांझ टोली की पहाड़ी है, सबके सब तीनों के तीनों एमसीबी से निकलते हैं, है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी जिला में आते हैं। पहले कोरिया लेते थे, कभी ऑप्शन में एमसीबी नहीं अपडेट किया हुआ है, अभी आने वाले क्वेश्चन में कोरिया दिया तो आप कोरिया ले लेना, ठीक। अब ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे ना आपको मिलेगा सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका नाम ही है, सीतामढ़ी हर चौका। ये क्या खास बात, जब राम भगवान को 14 साल वनवास काटने के लिए बोले तो दंडकारण्य में आए, घने जंगल में। तो दंडकारण्य किधर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर फैला हुआ है। तो इधर से एंट्री मारे, तो उस दिन अंतिम कदम वाला बताया था, कौन सा अंतिम कदम कहाँ रखे, कहाँ पे, हाँ, रामाराम की पहाड़ी सुकमा में। तो अंतिम कदम था, पहला कदम उस समय भी बताया था सीतामढ़ी हर चौका। पहला कदम कहने का तात्पर्य मतलब यहाँ से कूद के नहीं आए, इधर हवा में नहीं थे, कदम तो भैया इधर से भी हो गए, लेकिन एक फेमस लोकेशन जहाँ पे कुछ दिन ठहर गए, कुछ मंदिर हो गया, कुछ कुटिया बनाए, उसका रसोई घर है, दिखाता हूँ फोटो में, सीता माता का। तो पहला कदम कहाँ रखा गया पूछा, सीतामढ़ी हर चौका। ये राम वनगमन पाथ जो है उसमें शामिल है, सीतामढ़ी हर चौका। फोटो दिखाते हैं आपको, सीतामढ़ी हर चौका, सीजी, ये देखो सीतामढ़ी हर चौका, कोरिया लिया है लेकिन वो एमसीबी में आ गया है ना। सीता की रसोई, छत्तीसगढ़ में श्री राम का पहला पड़ाव, ठीक दिखा, ये एरिया इधर ही लोग थे भाई, और ये आपका मंदिर है, ठीक है, इतने ही बस देखो, इतने ही फोटो, क्लियर, सीतामढ़ी हर चौका। तो मैप पे बस इतना ही, बाकी अब थ्योरी वाले पार्ट्स देख लेते हैं। हो गया, इतना बना लिया, ड्रॉ कर लिए, चलिए उसके बाद जो आएगा उसको देखते चलेंगे। ये डेट वेट छोड़ दो, क्रम 31वां 32वां, इस वाले पार्ट को मत याद रखना, ठीक, करंट अफेयर का पार्ट है, चले गए। नदी, बनास नदी, बनास नदी बने से मान जे करके याद कराया था। जब नदी वाला टॉपिक देख रहे थे तो जैसे कोई मम्मी बोलती है ना, इसको अच्छे से मान, बने से मान, अच्छे से मान मतलब बने से मान, तो बने से मान से बनास नदी, मांझ से आएगा ना मांझ टोली की पहाड़ी, एमसीबी, ठीक। तो बनास नदी उद्गम क्या, मांझ टोली की पहाड़ी कहाँ से निकलती है, एमसीबी जिले से, है ना। इसका विसर्जन होता है कहाँ पे जाके मिलती है, सोन नदी, सोन नदी, और स्पेसिफिक लोकेशन पे तो एमपी में शहडोल है, शहडोल, तो शहडोल एमपी में जाके मिलती है। इसी नदी पर, बनास नदी पे कौन सा जलप्रपात है पूछा तो, रामदाह जलप्रपात, रामदाह, रानीदाह नहीं, रानीदाह जसपुर में है, रामदाह एमसीबी। गोपद नदी, गोपद नदी का उद्गम होता है सोनहट पठार, एमसीबी, ये भी, इसका भी विसर्जन सोन नदी में। सोन नदी में इसलिए क्योंकि सोन नदी में, सोन नदी के पास जब मैं बताया था चरोदा जी के बिन करके बताया था एरिया, तो यहाँ पे जी के बिन, चरोदा जी के बिन करके जगह है, जी के बिन, और चरोदा का आर निकालना बोला था, तो आर से रिहंद, गोपद, कन्हार, बनास और नेऊर। तो ये जो नेऊर है ये बनास है, और ये गोपद, ये तीनों एमसीबी में है, एमसीबी में बता चुका हूँ इसको, क्लियर। नेऊर नदी है छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच सीमा रेखा बनाती है, तीनों बहते तो ऐसे हैं, लेकिन ये जो नेऊर नदी है आगे चल के छत्तीसगढ़ और एमपी का जो सीमा है उसमें थोड़ा बहुत इस तरीके से बहता है, तो ऐसा लगता है कि उस पार
एमपी है, इस पार छत्तीसगढ़ है, इसलिए बोल दिया जाता है कि नेवर नदी छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? नेवर नदी। क्लियर? हसदेव नदी जब वो देवगढ़ से निकलती है, अमृत धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? अमृत धारा। तो कोरिया जिले का बहुत सारा बताया था, अब वो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ जलप्रपात एमसीबी में शिफ्ट हो गए, तो हसदेव नदी में अमृत धारा जलप्रपात है। ये देखो जलप्रपात में क्या क्या मिलेंगे आपको एमसीबी में, तो अमृत धारा जलप्रपात। एग्जैक्ट लोकेशन बोलेंगे तो कहाँ पे? बरबसपुर में। इसी के निकट क्या? तपसी बाबा का आश्रम है। कौन से बाबा का? तपसी। ता है, हाँ नहीं है, ठीक है। तो तपसी बाबा का तपसी बाबा का आश्रम है। कहाँ पे? बरबसपुर में। बहुत बेबस थे वो, ठीक है, ऐसे तो बरबसपुर। गांवर घाट जलप्रपात हसदेव नदी पर है। अंकुरी नाला, एयर कंडीशनर और रामदहा ये बनास नदी पे। इतने सारे जलप्रपात है जिसमें अमृत धारा को दिखाते हैं आपको। अमृत ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। छोटा, ज्यादा छोटा हो गया। ये कहीं और का दिखा देने लगा है। इसी मान लो नहीं भी होगा तो यही अमृत धारा है, ठीक है, हमारे लिए। तो अमृत धारा, गावर घाट, अंकुरी नाला, रामदा, है ना। तो इसको जब मैं कोरिया जिले का जलप्रपात पहले पढ़ाता था, कोरिया का, है ना, तो कोरिया को ना सब चीज को करिया से रिलेट कर देते थे, मतलब काला। तो अमृत का पानी कोई ऐसे देखा नहीं है, लेकिन एज्यूम करने से लगता है एकदम चमकता हुआ मस्त सफेद सफेद पानी ऐसा, लेकिन वैसा नहीं रहता। कैसे रहता है अमृत? करिया। तो करिया से याद किए थी, ये कोरिया जिला में है। गावर घाट इसको कैसे याद किया, इसको छोड़ दो। अंकुरी नाला, नाला का पानी देखने से लगता है कि एकदम फ्रेश है, कि इसको पी लूं निकाल, कैसे तो नहीं, वो भी दिखता है कैसे? काला। तो नाला वाला भी कौन सा? करिया। तो करिया से कोरिया याद किए थे। रामदा, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब सांवले रंग के थे। सांवले मतलब काला, करिया, ठीक है। तो ये भी कौन से जिले में? करिया। तो ये चारों के चारों कोरिया जिले में थे, लेकिन अब कोरिया से टूट के एमसीबी बन गया, तो अब ये किस जिले में आते हैं? एमसीबी में आते हैं। क्लियर? कैमूर पर्वत श्रृंखला, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा बताया था, विंध्याचल श्रेणी सीरीज का। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, खाली देवगढ़ लिखा दिया था, पीछे चांग बखार ऐड कर देना। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये एमसीबी प्लस कोरिया दोनों में विस्तृत है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़, तो वो देवगढ़ की पहाड़ी जो लिखा था, पूरा नाम उसका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, और उसमें सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़, जिसका ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर। सबसे ऊंचा गौरलाटा चोटी 1225। यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मतलब ज्यादा बरसात होता है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, एक तो उत्तर साइड है, पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ में ज्यादा बरसात होता ही है। ये सरगुजा बेसिन के अधीन आता है। ओके। मुरेरगढ़ की पहाड़ी एक हिल स्टेशन है, जैसे उस दिन कोंडागांव में टाटामारी हिल स्टेशन दिखाए थे, बस वैसे ये भी हिल स्टेशन है। कौन सा? मुरेरगढ़। तो म से मुरेरगढ़, म से एमसीबी, ठीक है, एमएम याद रख लेना। मुरेरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? एमसीबी में। अभी तक नहीं पूछा गया है। यहाँ प्राचीन किले के भग्न अवशेष मिले हैं, जो राजा बुलंद शाह द्वारा बनाया गया था। भग्न अवशेष मतलब वो खत्म हो गया, भंग हो गया, है ना। जो किसके द्वारा बनाया गया? बुलंद शाह में। ये क्या पॉइंट है, छोड़ दो। मुरेरगढ़ की पहाड़ी हिल स्टेशन, म से मुरेरगढ़, म से एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर, याद रहेगा। और यहीं पे मुरेरगढ़ में किसका? बुलंद शाह का किला, बुलंद शाह द्वारा बनाया गया किला, जो ध्वस्त हो चुका है। लगभग सब किले ध्वस्त हो चुके हैं, कोई बचा नहीं। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, इसी के बारे में बता रहा था, ये मनेंद्रगढ़ के निकट स्थित है। और कहाँ पे? तो हसदेव और हंसिया नदी, है ना। हसदेव नदी जब नीचे बहती है देवगढ़ से निकलते हुए, और इधर से जाता है हंसिया, हंसिया नदी, हंसिया नदी। तो हसदेव और हंसिया नदी के संगम पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसके जीवाश्म में लगभग 25, कहीं 28, कहीं 25, कहीं 29, सब अपना अपना डेट बता दिया। 28 करोड़ साल पुराना क्या मिला है? फॉसिल पार्क। अब एग्जैक्ट निकलता नहीं जी, थोड़े निकलते रहोगे एग्जैक्ट। तो 28 करोड़ साल पुराना है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया, मतलब करोड़ों साल पहले है तो उस श्रेणी में रखा गया, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में, ठीक है। इसका नाम क्या है? गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। सीतामढ़ी हर चौका ये एमसीबी में है, पवई नदी के तट पर। यहाँ मंदिर वगैरह कुछ है, तो उसको चट्टान को काट कर बनाया गया, बताया। भगवान शिव का मंदिर मिलेगा। खास बात क्या था? भगवान श्री राम के छत्तीसगढ़ में प्रथम कदम यहीं पे पड़े। अत्रि मुनि का आश्रम भी है। कौन सी मुनि का? अत्रि मुनि। सीतामढ़ी घाघरा, ये घाघरा रापा नदी के तट पर, जैसे सीतामढ़ी हर चौका वैसे सीतामढ़ी घाघरा। कोटा डोल, कोटा डोल संबंधित है अशोक से।
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वाला कहानी जानते हो। तो कोटाडोल एमसीबी यह बनास एवं गोपद नदी के तट पर स्थित स्थल है। अशोककालीन मूर्तियां यहाँ प्राप्त हुई है। अब अशोककालीन मूर्ति, अशोक का संबंध इधर कैसे हो गया, तो 2 मिनट की कहानी में संक्षेप में बताता हूँ। इधर था मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य को क्षेत्र जीता, फिर पूरा 16 महाजनपद जितने भी थे सब पे कब्जा कर लिए, मतलब लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य, है ना। उस समय से लेके चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेके कलिंग, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, ये वाला पार्ट को कोई कब्जा नहीं कर पाया था। ठीक है, उन लोग शामिल ही नहीं हुए, नहीं होंगे बोल दिए। ठीक है, चिट्ठी पत्र लिख के भेजे, मतलब जो करना है कर लो, नहीं होंगे या तो लड़ लो। तो इससे नहीं लड़े, मालूम था हरा देंगे लेकिन नहीं लड़ते थे। लेकिन ये कलिंग जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? उड़ीसा ये समुद्री तट पर बसा हुआ है ना, और यहाँ से इधर भी व्यापार कर सकते थे, इधर बंगाल तरफ भी और इंडोनेशिया तरफ पर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता था आर्थिक सामाजिक सब दृष्टि से। और इतने पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिए हैं, ये चेर चोल पांडे इधर नीचे का बचा हुआ था, तो इस तरफ कोई समुद्री पोर्ट नहीं है इधर व्यापार करने के लिए, तो ये क्षेत्र जरूरी हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कब्जा नहीं कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार, उसके समय में बिंदुसार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्षेत्र विस्तार में, उसके समय भी कब्जा नहीं कर पाया। उसके बाद आया अशोक। बिंदुसार के कितने बेटे थे बताया? टोटल 101। ठीक है, सेंचुरी मारा 101। उसमें 99 भाई और 2 भाई, ये 2 भाई में अशोक और वीटाशोक शामिल थे। तो कहाँ है इतने लोग, में प्रॉपर्टी बंटवारा करते रहूंगा बोल के अशोक सबको निपटा देता है। एक भाई बचता है, वो किधर जाकर शरण ले लेता है? कलिंग में, वो सबसे लास्ट में उसी को मारता है। तो उड़ीसा का जो रहता है कलिंग का राजा रहता है, वो बोलता है ये मेहमान स्वरूप आया है, हमारे शरण में आया है, तो इसको हम आपको नहीं सौंप सकते। तो अशोक यहाँ से उठ के किधर आ जाता है मारने पीटने के लिए इसको? कलिंग। तो कलिंग जाने के लिए छत्तीसगढ़ से गुजरता है, इसलिए आप सरगुजा वाले संभाग में भी देखेंगे अशोककालीन जोगीमारा की गुफा ये सब मिला हुआ है ना। तो अशोक अब गया तो भैया एकदम फ्लाइट थोड़ी ना 2-3 घंटे पहुंच गया उड़ीसा, दिल्ली से, यूपी से। तो समय लगता है, महीने महीने लगते हैं पहले, है ना। तो कुछ कुछ बीच में रुकते थे। तो इधर छत्तीसगढ़ का संबंध इसीलिए अशोककालीन से मिलता है, अशोक के समय से। क्लियर? तो कोटाडोल में क्या है? अशोककालीन मूर्तियां मिली है, अशोक के समय की मूर्तियां मिली है। लाट शेर की त्रिमूर्ति आदि किन है? लाट क्या पता नहीं। कोयला क्षेत्र, इधर ऊपर कोयला मिलेगा आपको। कोरिया एमसीबी, कोरिया करिया, करिया से याद रखना, कोयला क्या करियत होता है। तो कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र क्या क्या है इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है सब। ये थोड़ा क्रम आगे पीछे हो गया, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे रखना। कोयला, तो जैसे किसी के ऊपर चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगता है, चिरमिरी, तो झगड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ चिड़चिड़ किए तो क्या? झगड़ा, तो चिरमिरी झगड़ा। उसके बाद ये तुरसिया नहीं है, कू है, ठीक है, कुरसिया। तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ किए, झगड़ा किए और एक आध दो गाली बके, कुरसिया बोले, उसमें कौन सा गाली समझ जाओ। ठीक है, या कोंटे में ले जा कूटे उसको। तो चिड़चिड़ चिड़ किए, चिरमिरी, झगड़ा हुआ, झगड़ाखंड। ठीक है, कूटे उसको, कुरसिया। अब कूटोगे तो कोने में ले जाके, जैसे स्कूल कॉलेज में लड़ाई झगड़ा होता ना, ठीक, मिल बेटा स्कूल के बाहर, या उसको कोने में ले जाकर मार रहे हैं ताकि कोई देखे मत। ठीक है, तो कोने के ले जाकर में कूट रहे हैं उसको, तो कट कोना। चिड़चिड़ाए, चिरमिरी, झगड़ा हुआ, झगड़ाखंड। ठीक है, कूटे उसको, कुरसिया, कोने में ले जाकर कूटे, कट कोना। अब इतना कूट दोगे तो उसका सुहाग तो उजड़ जाएगा नहीं, सुहागपुर। ठीक है, ये कौन सा लॉजिक है? यही अच्छा लॉजिक है, इसी को याद रखना। ठीक है, चिरमिरी में ही समैया धाम और जोगी मठ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड मार के छोड़ देना, समैया धाम और जोगी मठ। ये कोयला क्षेत्र का रखना। चिरमिरी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिरमिरी, झगड़ा हुआ, झगड़ाखंड, कूटे, कुरसिया, कोने में ले जा कूटे, कटकोना, और फिर सुहाग उजड़ गया उससे ना, सुहागपुर। एमसीबी में जनजाति, कौन कौन सी जनजाति पाई जाती? कोल, जैसे कोल जनजाति पूछा जाता है ना, तो पहले कोरिया मिलता था, कोरिया ही कट के एमसीबी हो गया, तो एमसीबी भी मिलेगा, कोरियम भी मिलेगा। तो कोल, इन लोग कोयला खनन करने काम करते हैं। तो भैया जो जिधर हैं कोयला निकल रहा है, कोयला बिन रहे और क्या, तो वही उन लोगों का परंपरागत कार्य। कौन सी जाति का? कोल। अब कोल करिया ही रहता है, तो कोरिया याद रख लेना। अब कोरिया एमसीबी में बढ़ गया तो एमसीबी भी मिलेगा। भील जनजाति, ये एमपी राजस्थान इन लोगों में पाई जाती है, राजस्थान एमपी में। जब हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे कौन? महाराणा प्रताप। तब उसके बाद पूरी सेना खत्म, सब चीज़ एकदम जीरो से स्टार्ट किए, तो जंगल में जाके शरण लिए थे, तो उनका सामना हुआ भील जनजाति से। तो उसके बाद जो सेना बनाए कौन सी जनजाति? भील जनजाति। उसके बाद वापस जितने भी किले जीते सब
इन्हीं जनजाति की मदद से। कौन? भील जनजाति। तो एमपी वाला एरिया, एमपी राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी टच कर जाता है। ठीक है, भील। हालांकि भील को कंसिडर नहीं करते, जब आप 42 जनजाति पढ़ोगे ना छत्तीसगढ़ में, तो इधर ये भील वाला नहीं आता, लेकिन कुछ लोग इधर आ गए। तो भील और कोल ये जनजाति मिलती है किसमें? एमसीबी में। रियासत, चांग बखार रियासत। मैंने बताया था जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 3 चीज़ें अस्तित्व में आई, भारत, पाकिस्तान और देसी रियासतें। देसी रियासतें वाली जगह जहाँ पे ना ब्रिटिशर शासन करते थे ना भारत, मतलब स्थानीय राजा लोग शासन करते थे। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 14 रियासतें मिले, उसको पढ़ते हम लोग, है ना। तो एक रियासत था कौन सा? चांग बखार रियासत, मतलब यहाँ प्रिंसली स्टेट, चांग बखार प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे स्थानीय राजा लोग शासन कर रहे हैं। तो इन लोग अपना टाइटल रखते थे भैया, जो भी नाम है भैया, जैसे दास राजनांदगांव बैरागी वंश वाले, वैसे इन लोग क्या? भैया, चांग बखार रियासत भैया। इसके संस्थापक थे चांग बखार रियासत के जगदीश सिंह। ठीक है, जगदीश, जैसे जगजीत है नहीं एक सिंगर, उसके भाई जगदीश सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्या? तो बताया फिर जोड़ो जोड़ो वाला चालू हुआ। जैसे सरकार बनाना था तो विधायक को जोड़ो जोड़ो रहते नहीं, किसी की स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो बस वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच कंपटीशन छिड़ने लग गया कि भैया ये वाले क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल करना है, इस क्षेत्रों को इंडिया में शामिल करना है। तो छत्तीसगढ़ में भी 14 रियासतें थीं। वल्लभ भाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल, इनकी मदद से 14 रियासत पूरे देसी रियासतों को शामिल किया गया। थोड़ा समय लग गया। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और सारे के सारे रियासत शामिल हुए 1 जनवरी 1947, तो मतलब 5-6 महीना पूरा डीलिंग चला है। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी 14 रियासतों के हस्ताक्षरकर्ता को आपको याद रखना है। तो इसमें क्या थे? राजा कृष्ण प्रताप सिंह। तो इसको याद रखना काफ़ी आसान है, एक आध बार पूरा 14 रियासत को लिखा के बता दूंगा, याद रखना। जैसे कृष्ण कई बखान करते नहीं, चांग बखार, जब तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो क्या है? बखान नहीं तो हुआ क्या? तो बखान से बखार ऐसा है, तो चांग बखार, चांग बखार रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता कौन? राजा कृष्ण प्रताप सिंह। संस्थापक कौन पूछने से? जगदीश सिंह, जगदीश सिंह का भाई। ठीक है, कौन? जगदीश सिंह। ठीक, ये आपका कौन सा जिला खत्म हुआ? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो ये नोट्स भी लिखो, बताना हो तो याद रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।